हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू विद पूजा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास से चैप्टर 3 का बुक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख 2.80 लगभग वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से हैं जो आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। अभी के जो है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्षेत्र हैं, वही जो पहले है हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। आप यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं कि ये लाओस हो गया और ये वियतनाम है, यहाँ पे ये कंबोडिया, इधर म्यांमार है, ऊपर चीन है और ये नीचे दक्षिण चीन सागर है। ये हो गया दक्षिण चीन सागर। चलिए आगे इसका देखते हैं। प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था और उन दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करत राजे थे। वियतनाम के जो तोकिन एवं अन्नाम में जो है चीन का प्रभाव था। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता था एवं चीन की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। जब चीन की जो सत्ता थी वहाँ पे कमजोर पड़ता था तो वहाँ के लोग जो है क्षेत्र जो है तोकिन एवं जैसे अन्नाम जैसे क्षेत्र थे वो स्वतंत्र हो जाते थे। यद्यपि चीन प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा लिपि का भी विकास किया था। बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव उन क्षेत्रों पर था। हिंद चीन में जो है बौद्ध धर्म का विशेषता था और वहाँ पे जो है कन्फ्यूशियस का भी वहाँ पे देखा जाता था। 3री शताब्दी में शी हुआंग टी का जो प्रभुत्व था, उसके बाद हान वंशीय राजा जो बूती ने पुनः इस क्षेत्र पर कब्जा किया। फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट के युगली ने अधिकार किया था। 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र जो है मंचू शासन के अधीन था। चलिए इसके आगे देखते हैं। दूसरी तरफ जो है लाओस कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी जहां का शासक भारत वंशीय था। 2री शताब्दी में जो है लाओस और कंबोडिया पर जो है भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखा जाता है और 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई जहां का शासक जो है भारत वंशीय था। कंबुज जो है भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। 12वीं शताब्दी में राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया था। 12वीं शताब्दी में जो है अंकोर मंदिर का निर्माण जो है राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया था और मध्यकाल में जो है आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस कारण इस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन एवं कुछ हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र पे जो है चीन के भी लोग रहते थे और हिंदुस्तान के भी संस्कृतियों का प्रभाव था। इसी कारण से जो है वहाँ का क्षेत्र जो है हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। जो आज के क्षेत्र में आज की दृष्टि से बोला जाए तो लाओस, वियतनाम और ये कंबोडिया का क्षेत्र आता है। व्यापारी कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। हिंद चीन क्षेत्र में जो है व्यापारी कंपनियों का आगमन कैसे हुआ और वहाँ पे फ्रांसीसी का प्रभुत्व कैसे रहा, इसके बारे में पढ़ना है तो देखते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला तब पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे।
जैसा कि आप जानते होंगे कि सबसे पहला जो व्यापारी था वो पुर्तगाली ही थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था, जो भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे, और 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार शुरू किया था। 1510 ईस्वी में जो है मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया और जो है हिंद चीन देशों से जो है वहाँ का व्यापार करने लगा। उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इन भूभागों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस शुरू से ही इसी दिशा में प्रयासरत रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंचे। ये जो कंपनी था वो उन लोगों ने जो है वहाँ पे प्रभुत्व अपना नहीं बनाना का प्रयास किया, लेकिन फ्रांसीसी जो है ये आगे चल के किए। और 17वीं शताब्दी में जो है फ्रांसीसी व्यापारी जैसे कि पादरी जो थे, फ्रांसीसी व्यापारी पादरी, वो हिंद चीन पहुंचे। सन 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। 1747 ईस्वी के बाद जो है फ्रांस जो है अन्नाम क्षेत्र में अपना रुचि दिखाने लगा अधिकार करने के लिए। 1787 ईस्वी में कोचिन चीन के शासक के साथ उसे संधि का मौका मिला, लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे और 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन में जो है फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध जो है उग्र आंदोलन हो रहे थे। 19वीं शताब्दी में जो है कोचिन क्षेत्र, ये अन्नाम कोचिन चीन में जो है फ्रांसीसी पादरी जो है वहाँ पे अपना उग्र आंदोलन करने लगे थे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 में तोंकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। उसके बाद जो है 1783 ईस्वी में जो है तोकिन क्षेत्र में जो है फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हो गया। इसी तरह जो है 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन जो है फ्रांस की अधीनता में आ गया। 19वीं शताब्दी के बाद जो है 20वीं शताब्दी तक जो है हिंद चीन जो पूरा क्षेत्र था वो फ्रांस के अधीन में आ गया था, अधिकार में आ गया था। यहाँ पे अगर देखते हैं कि कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली आया, फिर डच आए, फिर इंग्लैंड मतलब ये ब्रिटिश आए और फिर फ्रांस आया। फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। अब फ्रांस का जो वहाँ पे अधिकार किया गया था फ्रांस के द्वारा, तो उसका उद्देश्य क्या था ये पढ़ना है। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने के लिए प्रारंभिक उद्देश्य जो है डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। फ्रांस का जो हिंद चीन क्षेत्र पर अधिकार किया गया था इस उद्देश्य की जो पहले उसके डच और ब्रिटिश कंपनियां आई थी उसके व्यापारिक जो प्रतिस्पर्धा है उसका सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था, अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीनी क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। दूसरे, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे जो है पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। फ्रांस का उद्देश्य था कि वो जो भारत एवं चीन को जो कठिन परिस्थितियों को संभाल सकते थे और औद्योगिकरण के लिए जो कच्चे माल की आपूर्ति भी हो जाता था वहां से, फिर जो है ये उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध था और पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना भी जो है यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया।
सबसे पहले उसने जो है व्यापारिक शोषण किया, व्यापारिक नगर एवं बंदरगाहों से स्टार्ट किया। अब फिर जो है धीरे धीरे जो है गांव में प्रवेश करने लगे और किसानों का भी शोषण करने लगा। तोकिन के जीवन का आधार जो है लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र एवं कोचिन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र। तोकिन क्षेत्र का जो है वो लाल घाटी से अपना जीवन यापन करते थे, जबकि जो है कंबोडिया का मेकांग नदी पर था और कोचिन चीन का जो क्षेत्र था वो मेकांग का डेल्टा क्षेत्र पे था। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप ये पॉइंट को याद रखिएगा अलग अलग करके तीनों। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की। चीन से जो सटा हुआ राज्य था वहाँ पे कोयला, टीन, जस्ता और टंगस्टन जो क्रोमियम आदि थे वो मिल जाते थे। और फिर पहाड़ी इलाकों में जो है रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की। इस तरह वहाँ का जीवन यापन हो रहा था। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया और दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा जाने लगा। स्टार्टिंग में जो है फ्रांसीसी जो है वहाँ का कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए वहाँ पे नहर किए, सिंचाई की समुचित व्यवस्था किया। फिर दलदली भूमि जो था और जंगल जो था आदि क्षेत्रों में जो है कृषि को बढ़ावा देने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। अनुबंध व्यवस्था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक का असीमित अधिकार प्राप्त था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वैसी व्यवस्था है जो एक बंधुआ मजदूरी होता है, जिसमें जो है मजदूर का कोई अधिकार नहीं होता है, वहाँ पे जो है मालिक का ही सारा अधिकार होता है। तो यहाँ पे जो है अनुबंध व्यवस्था कायम किया गया फ्रांस के द्वारा। जमींदारी अपने विस्तृत रूप में आ चुकी थी, हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति पर रहा एवं एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा बिछ गया। इसी दौरान जो है फ्रांस के वहाँ प्रभुत्व के दौरान ही जो है वहाँ का क्षेत्र जो है काफी विकसित हो चुका था, परंतु किसानों एवं मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। क्योंकि वो सब सारे में विकसित हो रहा था, लेकिन वहाँ के जो किसान एवं मजदूर था उसका जीवन जो है बहुत खराब होते जा रहा था। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा एवं चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। फ्रांस का जब अधिकार हो गया हिंद चीन क्षेत्र पर, तब वहाँ जो है फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दिए जाने लगा, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभावों का डर था, अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। यहाँ के जो फ्रांसीसी लोग बस रहे थे वहाँ का उन लोगों को जो है शिक्षा से दूर किया जाता था, और जो स्थानीय ये परीक्षा होती थी वो उसमें जो है बच्चों को फेल कर दिया जाता था। स्थानीय जनता एवं कोलोनों की सामाजिक स्थिति में असमान जमीन का अंतर था। वहाँ के जो जनता था, स्थानीय जनता, और कोलोन जो थे वो कोलोन बोला जाता है। हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे उसे कोलोन बोला जाता है। जो फ्रांसीसी लोग हिंद चीन में आकर बसे थे फ्रांस से, उसे कोलोन बोला जाता है। और स्थानीय जनता हो गए जो हिंद चीन के लोग थे। तो दोनों की सामाजिक स्थिति में आसमान जमीन का अंतर था। 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा थी।
हिंद चीन क्षेत्र में जो है हनोई विश्वविद्यालय को बंद किया गया। अब हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। जब वहाँ पे फ्रांसीसियों का उपनिवेश हो गया तो हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, कैसे वो स्वतंत्र हुए, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश को समय समय पर विद्रोहों का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। जब फ्रांस वहाँ पे अधिकार किया तब आंदोलन तो होते रहता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में ये चरम पे पहुंच चुका था। छोटे छोटे मामले में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में 1930 ईस्वी में फान बोईचाओ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग दे थे। फान बोईचाओ जो है एक संगठन बनाया, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई नामक, और उसके नेता जो है कुआंग दे को बनाया गया 1903 ईस्वी में। तो आप यहाँ से पॉइंट को याद रखिएगा। फान बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। फान बोईचाओ ने जो है एक किताब लिखा, उस द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के नेम से। उसके द्वारा जो है वियतनाम में हलचल मच गई, हिंद चीन क्षेत्र में। 1905 में जापान द्वारा जो है रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। साथ ही रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के भी विचार इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। 1905 ईस्वी में जो है जापान द्वारा रूस को हराया गया, जिससे जो है हिंद चीनियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना, और रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे जो फ्रांसीसी विचारक थे वो उनका भी एक यहाँ पे समर्थन मिला। इसी समय तक एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चुत्री हुए, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। वहाँ में जो है हिंद चीन क्षेत्र में जो है फान बोचू एक राष्ट्रवादी नेता थे, उसने भी एक जो है इस राजतंत्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी तरह के विचारों के समर्थक थे। जो जापान में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे लोग, वो जो है एक गणतंत्रवादी के समर्थक विचार के थे। सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। सन यात सेन जो है उनके नेतृत्व में जो है चीन में सत्ता परिवर्तन का बढ़ावा मिला। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम कुआन फुक होई वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। जापान में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे छात्र, उन्होंने जो है सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन किया और वियतनाम कुआन फुक होई जो है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास जो है कोचिन चीन अनाम तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। हिंद चीन में जो है प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास जो है कोचिन चीन अनाम और तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब जब यहाँ से लोगों को ले जाया गया, युद्ध में भर्ती किया गया, तब जो है इन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का और विकास हुआ। यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, अतः मारे जाने वाले में इनकी संख्या ज्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया जो है हिंद चीनी लोगों पर हुई और 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया। तो वहाँ पे जब इन लोगों को सबसे आगे पंक्ति में रखा जाता था, जिसके कारण जो है सबसे ज्यादा मृत्यु जो है हिंद चीन क्षेत्रों के लोगों को हुआ, सैनिक का हुआ। ये सब प्रक्रिया के कारण जो है उन लोगों पे काफी प्रभाव पड़ा और 1914 ईस्वी में जो है एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक का गठन किया गया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ।
पहला अधिवेशन जो है कैंटन में हुआ, लेकिन संसदीय फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। चीन का जो है हिंद चीन के कृषि उत्पाद व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था, फिर भी ये मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। चीन का जो है हिंद चीन के क्षेत्र पर जो है कृषि उत्पाद व्यापार और मत्स्य व्यापार पर जो अधिकार था, फिर भी जो है ये मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। इसी कारण जनता ने इनसे क्रुद्ध होकर 1919 ईस्वी में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया था। इसी कारण जो हिंद चीन के जो लोग थे, जनता था, वो 1919 ईस्वी में जो है चीनी बहिष्कार आंदोलन किया था। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। हालांकि कोचिन चीन से ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत तोकिन, अनामी, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंश का ही कायम रहे, जिसके लिए जो है रेजिडेंटों की नियुक्ति होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीतियां अपनाई गई। हिंद चीन में जो है फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ जो है वहाँ का शासन व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। कोचिन चीन क्षेत्र जो थे वो फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य प्रांत जैसे तोकिन, अनामी, कंबोडिया और लाओस में जो है पुरातन राजवंश का अधिकार रहा, जिसके लिए रेजिडेंटों की नियुक्ति होती थी। कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। साथ ही असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाना शुरू हुआ। कुछ हद तक राजघरानों ने भी अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया, परंतु इन नाम मात्र के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। वहाँ पे जो है असैन्य प्रशासन में भी स्थानीय लोग का जो है अधिकार दिया जाने लगा, महत्व दिया जाने लगा, और जो है कुछ राजघराने थे उनका भी प्रशासन में जो है सुधार का प्रयास किया गया, परंतु ये सब नाम मात्र के सुधार से जो है जनता जो है खुश नहीं थे। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्यूगन आई क्वोक हो ची मी नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। जो 1917 ईस्वी में जो है न्यूगन आई क्वोक के जो है इसे हो ची मी कहते हैं नामक एक वियतनामी छात्र था, पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मी शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। हो ची मी ने 1925 ईस्वी में जो है वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। अंततः 1930 ईस्वी में वियतनामी के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1930 ईस्वी में जो है वियतनाम के जो बिखरे जो राष्ट्रवादी गुट थे 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। 1930 के दशक में जो है जो विश्व के जो मंदी थे उन्होंने भी जो है राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, रबर आदि के दाम जो है गिर गए थे। हिंद चीन में जो है बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। इस स्थिति से परेशान जो है किसान साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। हिंद चीन में जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जो है किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जो है अपना चरम सीमा पहुंच रही थी। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन जो है चक्र काफी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जाती थी। इससे भी आगे बढ़कर हवाई जहाजों से बमबारी भी की जाती थी।
वहाँ की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि फ्रांसीसी सरकार जो है विद्रोही जनता पे जो है जो जनता विद्रोह कर रहे थे उन लोगों पे गोलियां भी बरसाया जा रहा था और हवाई जहाज से भी बमबारी की जाती थी। इस दमन चक्र में जो है हजारों लोग मारे गए। आंदोलन दब सा गया, परंतु यहाँ सोए हुए जो ज्वालामुखी के समान ही था, जो अंदर ही अंदर खौलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। वो जो आंदोलन थे वो तो दब सा गया, लेकिन वहाँ का जो लोगों में अंदर से लोगों में जो जनता में था राष्ट्रवादी आंदोलन, वो अंदर अंदर जो है खौलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। जोंगुएन आई ने अनामी दल की स्थापना की थी। अनामी दल का स्थापना जो है जोंगुएन आई ने की थी। यह पार्टी जो है पूर्णतः मास्को के कैंटन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। ये जो अनामी दल था, जोंगुएन आई ने अनामी दल का जो गठन किया था वो जो था मास्को के कैंटन से प्रभावित था और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। इसमें इस वीडियो में देखे कि हिंद चीन में जो है फ्रांसीसी का कैसे प्रभुत्व रहा और अधिकार कैसे किया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये वीडियो कैसा आपको लगा ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।